यस मैम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं थर्ड पोएम निज़िम एज़ेकिल की, द पैट्रियोट बाय निज़िम एज़ेकिल। आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, why world is fighting, why all people of world are not following Mahatma Gandhi, I am simply not understanding। अब इस पोएम में निज़िम एज़ेकिल कह रहे हैं कि लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, या उसमें जो पैट्रियोटिक फीलिंग है वो क्यों फिनिश हो गई है। तो कह रहे हैं, आई नरेटर एंड नॉन वायलेंस द वर्ल्ड इज फाइटिंग, आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस, मतलब मैं शांति के लिए खड़ा हूँ और नॉन वायलेंस के लिए, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया क्यों लड़ रही है आपस में। क्यों जो दुनिया में जो लोग हैं वो क्यों महात्मा गांधी के आइडियल्स को या उनकी कही हुई बातों को फॉलो नहीं करते। आई एम सिंपली नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो जो नरेटर है वो दोबारा से रिपीट कर रहा है कि मुझे ये नहीं समझ में आता है कि लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि दुनिया में लड़ाई झगड़े से कुछ भी नहीं होता है, और लोग क्यों महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं। बताऊं, कोई डाउट है तो फर्स्ट स्टैंजा में। नेक्स्ट स्टैंजा करें। यस मैम। सेकेंड स्टैंजा कह रहे हैं, एंशियंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट, आई शुड से इवन 200% करेक्ट। अब वो कह रहे हैं कि जो हमारे पुराने जो लीडर्स हुआ करते थे, जो हम एंशियंट मीन्स ओल्ड, जो हमारे इंडियन विजडम है, जो इंडियंस जो लीडर्स थे, जो वो बात कहा करते थे, वो 100% करेक्ट थी। इवन मैं तो कहता हूँ 100 नहीं, 200% करेक्ट थी। बट मॉडर्न जनरेशन इज नेग्लेक्टिंग टू मच गोइंग फॉर फैशन एंड फॉरेन थिंग। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मॉडर्न जनरेशन है वो इस विजडम को दूर छोड़ के, और वो क्या कर रही है, इसको नेग्लेक्ट कर रही है और ऐसी चीज़ों के पीछे, ऐसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जा रही है जिसका कोई यूज़ नहीं है। इनफैक्ट मॉडर्न जनरेशन जो है वो फैशन और फॉरेन थिंग्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो आपको बाहर से अट्रैक्ट करती हैं, अच्छी लगती है, उनके अंदर आप इंडल्ज हो जाते हो, और जो आपके रूल्स या आपके जो कल्चर सिखाता है आप उसको नेग्लेक्ट करते हो। तो कह रहे हैं हमारी जनरेशन नेग्लेक्ट करती है पुरानी चीज़ों को, और फैशन और फॉरेन थिंग्स मतलब ऐसी चीज़ों के पीछे पड़ी हुई है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता अभी कुछ भी। बताऊं थर्ड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा क्लियर हो गया है? बताओ यस और नो। मैम फर्स्ट टू लाइन एंशिएंट इंडियन विजडम इज 100% करेक्ट। एंशियंट मीन्स ओल्ड, इंडियन मतलब हमारा जो विजडम है, हमारे जो कल्चर्स हैं वो 100% करेक्ट है। मतलब हमारे जो भी आज तक के रीति रिवाज चलते आए हैं वो 100% करेक्ट है। वो कह रहे हैं इनफैक्ट जो हमारे जो लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने हमारी कंट्री को लीड किया है, वो बिल्कुल ठीक बातें बोलते थे। और इवन मैं तो ये कहता हूँ 100% करेक्ट नहीं है, 200% करेक्ट है, मतलब वो बिल्कुल ट्रू है। लेकिन हमारी जो आज की जनरेशन है वो उनको पुराना समझकर उनको नेग्लेक्ट करती है, उनको भूलने की कोशिश कर रही है, और मॉडर्न पाथ पे चल रही है जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके नई चीज़ों के पीछे भाग रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो फैशन में एंगेज्ड है, या फिर फॉरेन थिंग्स में, मतलब फॉरेन मतलब जिसको आप नहीं जानते, विच इज़ न्यू टू यू। तो फॉरेन मीन्स ऐसी चीज़ों में इंडल्ज्ड है, फॉरेन हैबिट्स में इंडल्ज्ड है जो उनके लिए न्यू है। जैसे हमारे यहाँ पे जो कल्चर है अब चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे, तो फॉरेन थिंग्स मीन्स ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं जो आपको पहले नहीं पता थी या आपके कल्चर में नहीं थी, लेकिन अब इंट्रोड्यूस हो रही हैं, अब एडिशन हो रहा है उनका। बट कह रहे हैं हमारा पुराना विजडम, हमारी पुरानी नॉलेज, हमारे पुराना कल्चर 100% नहीं, इनफैक्ट 200% करेक्ट है। हो गया क्लियर? यस मैम। यस मैम। थर्ड स्टैंजा। गर्ल्स तुम क्लास में हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Other day I'm reading newspaper. Every day I'm reading Times of India to improve my English language. How one Gonda fellow threw stone at Indira Ben. तो नरेटर क्या बोल रहे हैं कि मतलब एक दिन, अदर डे मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इनफैक्ट मैं न्यूज़पेपर का नाम भी बताया हुआ है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकूं।
तो कह रहे न्यूज़पेपर में मैंने क्या पढ़ा कि एक फेलो सिटीजन ने, मतलब एक ऐसे पर्सन ने जो हमारे आसपास का ही है, उसने क्या किया, इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर जो है स्टोन फेंका, उसके ऊपर एक पत्थर फेंका। तो यहाँ पर जो रीडर है वो ये कमेंट कर रहा है कि किस तरह से हम हैबिट्स में एंगेज हो रहे हैं जो फॉरेन कल्चर की है। येट अब वो खुद क्या कर रहा है, वो खुद इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। मतलब हमें तो वो ये कह रहा है कि आप जो है फॉरेन हैबिट्स को और जो आपके कल्चर की हैबिट्स नहीं हैं उसमें इंडल्ज मत हो, उनको मत फॉलो करो। आपका जो एंशिएंट विजडम है वो बिल्कुल करेक्ट है, आपको पुरानी ही चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि आपको अपनी हिंदी लैंग्वेज को ही प्रमोट करना चाहिए, आपको इंग्लिश में फोकस नहीं करना चाहिए। बट यहाँ निज़िम एज़िकिल की इस पोएम में भी वो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, जैसे पुरानी पोएम में कल तुम पढ़ रहे थे जिसमें मिस पुष्पा की प्रेज करते हुए ये बताया था कि हम लोग इंग्लिश को कितना जो है मिसयूज कर रहे हैं, कि हम प्रॉपरली सेंटेंस नहीं फॉर्म कर पाते, हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी होती है। तो वही इस पोएम में भी, पैट्रियोट पोएम में भी निज़िम एज़िकिल क्या कह रहे हैं कि जो रीडर है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, और वो इसलिए पढ़ रहा है ताकि वो अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। इनफैक्ट इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ फॉरेन लैंग्वेज और हमारी तो मदर टंग हिंदी है। तो कह रहे हैं यहाँ पर एक फिर से एक सटायर आ जाता है कि निज़िम एज़िकिल फिर से यहाँ पे भी सटायर कर रहे हैं कि किस तरह से आप ये कहते हो शुरुआत में कि आपको इंग्लिश की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको अपनी संस्कृति या अपने कल्चर को फॉलो करना चाहिए, बट आप खुद ही इंग्लिश न्यूज़पेपर में एंगेज्ड हो या फॉरेन लैंग्वेजेस लर्न करने में आपको इंटरेस्ट है। तो कह रहे हैं जो कंटेंट है न्यूज़पेपर का वो भी क्या बता रहा है। उस न्यूज़पेपर में उन्होंने क्या पढ़ा कि एक सिटीजन ने इंदिरा गांधी के ऊपर स्टोन फेंका। तो कह रहे हैं न्यूज़पेपर में भी इंडिया के लीडर या इंडियन कल्चर की डिसरिस्पेक्ट की गई है, कि किस तरह से जो फेलो सिटीजन्स हैं इंडिया में अपने लीडर्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उनके ऊपर स्टोन्स या पत्थरबाजी किया करते हैं। अब ये तो सब नो नो कि अगर कोई पॉलिटिकल रैली या पॉलिटिकल कुछ भी पॉलिटिकल कोई मीटिंग होती है तो उसके अंदर कोई किस तरह से एक दूसरे लीडर को अगर वो उसे रिस्पेक्ट नहीं करता है तो किस तरह से उस लीडर की जो है डिसरिस्पेक्ट करी जाती है। कभी उसके ऊपर स्टोन फेंक दिया, कभी उसको मुंह से गंदा बोल दिया। क्लियर हो गया। Stanza number 4. Must be student unrest fellow, I am thinking. Friends, Romans, countrymen, I am saying to myself, lend me the ears. Everything is coming. Regeneration, remuneration, contraception. तो कह रहे हैं the fellows that threw stones at इंदिरा गांधी must be students. Must be student unrest fellow। वो कह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ, I am thinking, कि जिन पर्सन ने, दिस फेलो सिटीजन ने इंदिरा गांधी के ऊपर स्टोन फेंका है वो जो है वो स्टूडेंट होगा। तो उन्हें क्या लगता है, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, आई एम सेइंग टू माई सेल्फ, मतलब मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, आई एम सेइंग टू माई सेल्फ, लेंड मी द ईयर्स आर द लाइन्स ऑफ शेक्सपियर। यहाँ जो ये इसने यूज़ किया है लेंड मी द ईयर्स, ये एक लाइन है जिसको शेक्सपियर ने लिखा था। एंड अगेन इस पोएम के अंदर ये जो लेंड मी द ईयर्स यूज़ की गई है, इससे ये पता चल रहा है कि आप फॉरेन लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज के अंदर जगह दे रहे हो। इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ मॉकरी, मतलब आप इसका मजाक उड़ा रहे हो कि आप अपनी लैंग्वेज के अंदर या अपनी लैंग्वेज को आप सफिशिएंट नहीं समझते कि वो कुछ अच्छा कर सकती है, तो इसलिए आपने शेक्सपियर की लाइन का यूज़ किया है ताकि आपकी पोएम और अच्छी हो सके। तो कह रहे रीजनरेशन, रिमनरेशन, कॉन्ट्रासेप्शन refers to the 20-point program for regeneration and the forced sterilization of people to control the population। तो कह रहे जो वर्ड्स यूज कर रहा है, रीजनरेट करना या रिमनरेशन, मतलब होता है अगर आपके पास कोई काम कर रहा है तो आप उसको पैसे देते हो उसके बदले, तो उसका मतलब होता है रिमनरेशन। और कॉन्ट्रासेप्शन मतलब सेप्शन एक ऐसा मेथड है जिससे आप पॉपुलेशन, तो यहाँ पर इंडिया में हर मेथड इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो कि सारे के सारे फॉरेन वेज है। अगर आपको किसी चीज को रीजनरेट करना है, सब मैम एक बार और करवा दो। एक बार और। इसमें कह रहा है जिस फेलो पर्सन ने इंदिरा गांधी के ऊपर स्टोन फेंका था, मुझे ऐसे लग रहा है वो एक स्टूडेंट है। फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, आई एम सेइंग टू माई सेल्फ। तो यहाँ पर मुझे लाइंस इंट्रोड्यूस कर रहा है कि मैं अपने आप से बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि वो कोई स्टूडेंट है जिसने ये काम किया है।
लेंड मी द ईयर्स, एवरीथिंग इज कमिंग, लेंड मी द ईयर्स, यहाँ पे शेक्सपियर की लाइन को इंट्रोड्यूस किया है। और इस शेक्सपियर की लाइन को इंट्रोड्यूस करने से निज़िम एजिकल क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि वी डोंट थिंक कि हमारी लैंग्वेज सेल्फ सफिशिएंट है कि वो स्टैंड कर सके, तो इसलिए हम फॉरेन लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं ताकि हमारी पोएम अच्छी हो सके या नाइस हो सके या ब्यूटीफुल हो सके। फिर कह रहे हैं एवरीथिंग इज कमिंग, रीजनरेशन, रिमनरेशन और कॉन्ट्रसेप्शन। तो कह रहे हैं हर चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई जा रही है। रीजनरेशन मीन्स किसी चीज को फिर से रीजनरेट करना, बनाना। जैसे तुम्हारे पास कोई वेस्ट चीज पड़ी है, उसे तुम रीजनरेट करते हो, कुछ बनाते हो, तो वैसे ही वो कह रहा है ये तीनों प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। रीजनरेट करना, कोई नई चीज बनाना। रिमनरेशन मीन्स किसी को पैसा अवेलेबल कराना क्योंकि आपके लिए वो काम कर रहा है। और तीसरा कॉन्ट्रसेप्शन का मेथड मीन्स आप अनवांटेड चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल करने के लिए ये मेथड को स्टार्ट कर रहे हो ताकि आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। मीन्स वो ये कह रहा है कि ये सारे न्यू वेज इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं आपके कल्चर के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करते थे। Be patiently, brothers and sisters. You want one glass lassi. Very good for digestion, with little salt, lovely drink. Better than wine. Not that I am ever tasting the wine, but I am the total teetotaler, completely total. But I say wine is for the drunkards only. अब अगर इस पोएम की जो लैंग्वेज है उसको नोटिस करोगे तो ये देखोगे कि इसके अंदर भी ऐसी लाइंस लिखी गई हैं जिसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं और वो प्रॉपरली करेक्ट नहीं है। ऐसे ही जब हम कल पोएम पढ़ रहे थे मिस पुष्पा वाली, जिसमें वो मिस पुष्पा की प्रेज कर रहे थे, तो वहाँ पर भी वो टेंसेस में मिस्टेक्स कर रहे थे। और यहाँ पे यही पॉइंट आउट किया गया था कि इंडियंस की जो इंग्लिश यूज़ करने का वे है दैट इज़ वेरी फनी वे। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं बी पेशेंटली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। बी पेशेंट नहीं, बी पेशेंटली। यहाँ नोटिस करो इसको। तो क्या कह रहे हैं वो कि जो भी मेरे भाई बहन है सब शांत रहो। यू वॉन्ट वन ग्लास लस्सी, वेरी गुड फॉर डाइजेशन। तो कह रहे हैं कि आपको एक गिलास लस्सी तो चाहिए, बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए। उसके बाद लिटिल सॉल्ट, लवली ड्रिंक। अब क्या बोल रहे हैं कि जो लस्सी के अंदर जो डाइजेशन के लिए अच्छी है उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट डालते हो एंड इट्स अ लवली ड्रिंक जिससे आपको सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। बेटर देन वाइन। अब यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है एक इंडियन ड्रिंक का जिसको बहुत अच्छा बताया डाइजेशन के लिए, और दूसरा क्या है, वाइन। तो कह रहे हैं बेटर देन वाइन, नॉट दैट आई एम एवर टेस्टिंग द वाइन। तो कह रहे हैं वाइन से बेटर होती है लस्सी, बट मैं ये नहीं कह रहा कि बेटर देन वाइन, नॉट दैट। हाँ, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कभी टेस्ट करी है, मैंने कभी टेस्ट नहीं करी। आई एम टोटल टी टोटलर, मतलब मैं तो परहेज करता हूँ पीने से। टी टोटलर मीन्स अ पर्सन हु डजंट ड्रिंक एट ऑल, जो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता। तो कह रहे कंप्लीटली टोटल, मतलब बिल्कुल टोटली मैं टी टोटलर हूँ, मैंने कभी हाथ भी नहीं लगाया है वाइन को। बट आई से वाइन इज फॉर द ड्रंकर्ड्स ओनली। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, वाइन सिर्फ ड्रंकर्ड्स के लिए है, ऐसे लोगों के लिए है जो जो पीने में इंटरेस्ट रखते हैं या जो पीते हैं। और जो पोएट है, जो खुद जो ये बात कह रहा है, वो कहता है मैं बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता। बताओ, पता चल गया? Yes, ma'am. 6th stanza. What do you think of prospects of world peace? Pakistan behaving like this, China behaving like that. It is making me really sad. I'm telling you, really most harassing me. तो यहाँ पर जो नरेटर है वो क्वेश्चन कर रहा है पीस के ऊपर, कंट्री के, और कह रहे हैं आप क्या सोचते हो, मतलब अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीस। आप क्या सोचते हो पीस के बारे में कि पाकिस्तान इस तरह से बिहेव करता है, एंड चाइना भी हमारे साथ फ्रेंडली रिलेशंस नहीं रखता और हमेशा वॉर के लिए रेडी रहता है। तो ये बातें जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मुझे सैड फील होता है। आई एम टेलिंग यू रियली, ऑलमोस्ट मुझे ऐसे फील होता है जैसे कोई मुझे हरास कर रहा है, जैसे कोई मुझे बुरा भला बोल रहा है। मतलब नरेटर ये सारी बातें सुन के जो है बहुत डिस्टर्ब हो जाता है कि जब मैं अपने वर्ल्ड के पीस की बात करता हूँ तो मुझे याद आती है पाकिस्तान और चाइना की, जो हमेशा ऐसी सिचुएशन में रहते हैं दैट दे आर रेडी टू स्टार्ट अ वॉर विद इंडिया। एंड ये सारी बातें बताते मुझे सैड फील होता है और ऐसे फील होता है एज इफ कोई मुझे हरास कर रहा है, कोई मुझे परेशान कर रहा है, कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है। मतलब जब वो मेरी कंट्री के पीस की मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे हरास कर रहा है या मेरे साथ गलत कर रहा है।
मतलब ये बंदा इतना अटैचमेंट जो है शो कर रहा है अपनी कंट्री के साथ। बताओ, क्लियर हो गया? बताओ वैशाली, कोमल। क्लियर हो गया? यस मैम, क्लियर। 7th, all men are brothers. No, in India also, Gujaratis, Maharashtrians, Hindi walas, all brothers. Though some are having funny habits, still you tolerate me. I tolerate you. One day Ram Rajya is surely coming. तो दोबारा से वो क्वेश्चन कर रहा है कि सब जो है आपस में भाई बहन है, इवन वो गुजराती हो या वो महाराष्ट्र से रहने वाला महाराष्ट्रियन हो या हिंदी वाला जो हिंदी बोलते हैं, ऑल ब्रदर्स दो सम आर हैविंग फनी हैबिट्स। तो कह रहे सारे भाई बहन हैं, चाहे कुछ की हैबिट्स जो है फनी हो, स्टिल यू टॉलरेट मी। स्टिल आप उनको टॉलरेट करते हो, वो आपको टॉलरेट करते हैं। मतलब आपके अंदर कुछ बुरी आदतें होंगी, ऐसे ही उनके अंदर भी होंगी, तो आप उनको टॉलरेट करते हो, वो आपको टॉलरेट करते हैं। एंड वन डे राम राज्य इज श्योरली कमिंग। तो कह रहे हैं एक दिन राम राज्य की स्थापना जरूर होगी और राम राज्य जरूर आएगा। क्लियर? चले नेक्स्ट स्टैंजा पे, 8th स्टैंजा। Yes, ma'am. पोएम्स निज़िम एज़िकिल की इजी है बिकॉज ही इज अ इंडियन राइटर। You are going, but you will visit again. Anytime, any day, I'm not believing in ceremony. Always I'm enjoying your company. तो अब वो कह रहा है, the opponent hearing all these seems to be uninterested. Narrator says he'll visit one day and that he enjoys the company. The line I'm not believing in ceremony contrasts to one day Ram Rajya is surely coming. तो कह रहे ये लाइन जो यहाँ पर इसने इंट्रोड्यूस करी है कि मैं सेरेमनीज में बिलीव नहीं करता, मैं नहीं बिलीव करता कि अगर आपका मतलब कुछ अच्छा जैसे होता है तो हम लोग पहले श्री गणेश करते हैं, कोई पूजा करते हैं, हवन करते हैं। तो कह रहे कंट्रास्ट दिखाया है। एक वे में वो ये कह रहा था कि राम राज्य शॉर्टली आएगा, दूसरा कह रहा है मैं सेरेमनीज में, मैं सेलिब्रेशंस में बिलीव नहीं करता। तो नरेटर बिलीव्स दैट द किंगडम ऑफ राम विल कम वन डे, बट एक तरफ ये बोल रहा है कि मैं ये बिलीव करता हूँ एक दिन राम राज्य आएगा, लेकिन मैं ये भी बिलीव करता हूँ, मतलब ये मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि सेरेमनीज जो है वो ऑस्पिशियस होती है या मैं इंजॉय करता हूँ उनमें कंपनीज। जैसे सपोज किसी गैदरिंग में तुम जाते हो तो तुम कहो मुझे शादी में जाना तो बहुत पसंद है लेकिन मुझे भीड़ नहीं पसंद, तो फिर अब शादी में जाओगे तो वहाँ पे तो लोग होंगे ना। तो वही वो कंट्रास्ट शो कर रहा है। यहाँ नरेटर बोल रहा है कि राम राज्य आएगा बट मैं सेरेमनीज में बिलीव नहीं करता, बट मैं सेलिब्रेशंस में बिलीव नहीं करता। तो कह रहा है कि पोएम के अंदर सिंपल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है और लैंग्वेज जो है वो ऐसी यूज़ की गई है कि जो नॉर्मल इंडियंस बोलते हैं, नॉर्मल इंडियन जो जिस इंग्लिश का यूज़ करते हैं। तो कह रहे पोएम हैज टचेस ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा एंड हाउ इंडियंस पिक्ड अप हैबिट्स ऑफ फॉरेनर्स इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कह रहे पोएम के अंदर टच है, जिस तरह से हम अपनी इंडिपेंडेंस से पहले लैंग्वेज बोला करते थे, इंग्लिश बोला करते थे, उसको इस पोएम के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। एंड इवन इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ जो इंडियंस हैं उनके अंदर ये हैबिट्स है कि उन्होंने फॉरेनर्स की हैबिट को पिक कर रखा है और वो उसी वे में ही इंग्लिश का यूज़ करते हैं। अब बताओ 8 स्टैंजास थे, 8 स्टैंजास अगर क्लियर हो गया तो क्लियर हो गए 8 स्टैंजास। इसकी थीम डिस्कस करें। अब फर्स्ट थीम है इंडियन लिविंग कंडीशंस। तो Ezekiel presents that the new generation is going after fashion and foreign things, and he presents the typical Indian makeup. The Indian living conditions are sought to be portrayed. तो कह रहे इस पोएम के अंदर किस तरह से इंडियंस रहते हैं और क्या उनके थॉट्स हैं उसको पोर्ट्रे किया गया है। और ये बताया जो न्यू जनरेशन है दैट इज़ आफ्टर फैशन एंड फॉरेन थिंग्स, मतलब हमें जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो बाहर से अच्छी लग रही होती है चीज़ें, वो बहुत पसंद है। एक टिपिकल इंडियन मेकअप, एक टिपिकल इंडियन की जो मेंटालिटी है, जो उसकी पसंद है, उसको हाईलाइट किया है। इंडियन लिविंग कंडीशंस आर सॉट टू बी पोर्ट्रेड, जिस तरह से हम रहते हैं उसको पोर्ट्रे किया गया है। द इंडिया ऑफ ईस्टर ईयर्स इज नो लॉन्गर टू बी सीन हियर एज मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो कह रहे हैं जो इंडिया है, जो पुराना इंडिया था, उसको हम यहाँ नोटिस नहीं कर रहे बिकॉज मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ चेंजेस आ गए हैं।
regrettable थिंग, मॉडर्नाइजेशन तो सब समझते हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स जैसे जैसे मशीनरी सारा काम करती जा रही है और रिप्लेस करती जा रही है वर्कर्स को, उसके साथ साथ चेंजेस आ गए हैं। द regrettable थिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज द एक्ट ऑफ वायलेंस। तो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो regrettable थिंग इस मॉडर्न वर्ल्ड में है वो क्या है कि लड़ाई झगड़े में लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड एंटी सोशल टेंडेंसीज प्रूविंग टू बी अ मीनेस। और सोशल होने की बजाय एक दूसरे से दूर दूर भागना और एंटी सोशल होना, ये टेंडेंसी जो है ये खतरे वाली है। Still, positive aspects like regeneration, remuneration and contraception could be thought of as a way of the present modern. लेकिन कह रहे हैं हम इसके सबके बीच में फंसे हुए हैं कि हम लड़ाई झगड़े में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, हम फैशनेबल चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, फॉरेन थिंग्स को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। लेकिन जो रीजनरेशन की हैबिट हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई है फॉरेन कल्चर से, या रिम्यूनरेशन मतलब किसी को पे करना, और कॉन्ट्रासेप्शन की आपको कंट्रोल करना है चाइल्ड बर्थ को, तो ये सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। वन कैन सर्टेनली होप फॉर द बेटर एंड प्रोपोगेट द बेस्ट। तो कह रहे हैं आप जो है अपनी तरफ से बेस्ट करो, और हम बेस्ट का ही जो है सोच सकते हैं, हम थिंक कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में होंगी। बताओ फर्स्ट तुम्हें सेकंड Yes, थी। ma'am. ओके, सेकंड है एंशिएंट इंडियन विजडम। अब एंशिएंट इंडियन विजडम मीन्स पुराना जो हमारा विजडम है, जो हमारे पुराना जो हमें सिखाया गया है, वो कह रहे हैं सेकंड स्टैंजा में, द रीडर गेट अ पीप इनटू थिंग्स इंडियंस एज गांधीज हेयर्स, ही वुड ऑप्ट फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। तो कह रहे सेकंड स्टैंजा में रीडर ने हमें एक ग्लैंस दिया है पुरानी चीज़ों के बारे में, एंड ही इज पजल्ड बाय अदर्स आर नॉट फॉलोइंग, और वो ये बता रहे हैं कि क्यों लोग जो हैं वो गांधी के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। वाइल इन दिस एस्टिमेट द एंशिएंट इंडियन विजडम इज करेक्ट। लेकिन इस मामले में ये गांधी जी कहते थे कि वायलेंस से कुछ नहीं होगा, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो इस मामले में तो बिल्कुल ठीक है, हमारा पुराना विजडम, हमारे पुराने जो रीति रिवाज चले आ रहे, तो क्यों नहीं मानते उनको। Contrastively, the modern generation takes it to whatever is western and fashionable। तो कह रहे हैं इन कंट्रास्ट हम क्या करते हैं, मॉडर्न जनरेशन जो भी हमें वेस्टर्न या मॉडर्न लगता है, जो फैशनेबल लगता है, हम उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। लाइक अदर इंडियंस, ही टू हैज़ टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश लैंग्वेज। तो कह रहे हैं जैसे जो स्पीकर है वो भी ये चाहता है दूसरे इंडियंस की तरह दैट ही टू शुड इम्प्रूव हिज इंग्लिश लैंग्वेज, और इसके लिए वो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ता है। The student interest and petty agitations make him feel sickening, like Antony's appeal to the Roman mob. He'll call upon the fellow citizens to think of the past masters. तो कह रहे स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है और जो छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ हैं, जो पेटी एजिटेशंस हैं, मतलब पेटी मीन्स स्मॉल एंड एजिटेशंस मीन्स लड़ाई झगड़े, तो कह रहे जो छोटे छोटे झगड़े हैं उनसे क्या लग रहा है जैसे कोई एंटनी अपील कर रहा है रोमन की मॉब को। अगर तुमने प्ले पढ़ा हो एंटनी और जो अपील करता है रोमन की मॉब को, तो एंटनी जैसे अपील कर रहा है एंड ही कॉल अपॉन द फेलो सिटीजन्स, और वो कहेगा फेलो सिटीजन्स को कि आप सोचो कि पास्ट में आपके मास्टर्स कैसे थे। तो यहाँ से उसके कहने का ये मतलब है कि मैं अपील कर रहा हूँ सिटीजन्स को कि आप जो है अपने इंडियन विजडम पे फोकस करो, बट इन कंट्रास्ट वो खुद इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हुए ये दिखा रहा है कि ही टू वांट कि हाँ इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाए, या इंग्लिश के ऊपर इंपॉर्टेंस दी जाए, या वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट किया जाए। Thus in the third stanza he pronounces, in order to get away from what is disgusting, he wants to have a cup of wine which is very good for digestion। तो कह रहे थर्ड स्टैंजा में उसने ये कहा कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जैसे उसने बोला कि इनफैक्ट हम इंडियंस को तो सिर्फ एक लस्सी चाहिए होती है जिसमें सॉल्ट डालो और बहुत अच्छी होती है डाइजेशन के लिए, बट मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब वो बुरी है। और दूसरा वो ये भी बता देता है, मैंने कभी ड्रिंक नहीं की लेकिन मुझे ये पता है कि जो वाइन है उसका टेस्ट कैसा है। तो कह रहा है इट कैन बी टेकन एज इक्विवेलेंट टू द वेस्टर्न वाइन, only if a little salt is added to make it a lovely drink. The poet confessed that he is a total abstainer from drinks, while it is taken to addict to gunch themselves. For this would turn to simple drinks like lassi. Thus the poet tries to receive the old Gandhian days. अब वो यहाँ पर ये बताते हुए, जैसे कि स्टैंजा में उसने बताया था कि यू शुड अवॉइड वाइन, और वाइन वही लोग पीते हैं जो ड्रंकर्ड्स हो, जिन्हें आदत हो। तो पोइट कन्फेस कर रहा है कि वो टोटल एब्स्ट्रेनर है, वो दूर रहता है इन सबसे, इन ड्रिंक से। और वो कह रहा है कि अगर आपको इनकी एडिक्शन है, अगर आपको इनकी एडिक्शन है तभी आप जो है वाइन पीते हो, मतलब अगर आप पियक्कड़ हो तभी आपको वाइन का शौक होगा, अदरवाइज आपको नहीं होगा। एंड इफ यू आर इंडियन तो आपको लस्सी पीनी चाहिए,
और ये लस्सी की बात करते हुए वो कह रहा है पुराने दिनों की बात कर रहा है, अपने पुराने विजडम की, गांधीयन डेज की, जब हम पुराने टाइम में लस्सी पे ही फोकस किया करते थे या उसी को ही प्रमोट किया करते थे एज अ गुड वे ऑफ डाइजेशन। लेकिन आजकल क्या होता है कि खाने के साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास साथ में होता है या फिर एक ड्रिंक का ग्लास साथ में होता है और बोलते हैं कि इससे हमें डाइजेस्ट हो जाएगा। तो बताओ, ये क्लियर होगी सेकेंड थीम। थर्ड, द वर्ल्ड सिचुएशन टुडे। In the fourth stanza, poet is able to think aloud and offer his comments on the world situation today. The present conditions all over the world speak of a bad trend. अब कह रहे हैं कि फोर्थ स्टैंजा में पोएट किसकी बात कर रहा है, आज क्या सिचुएशन है। प्रेजेंट कंडीशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड स्पीक ऑफ अ बैड ट्रेंड। तो कह रहे हैं आज जो चल रहा है, जो हमारी प्रेजेंट कंडीशन है पूरी दुनिया में, तो इससे ये पता चल रहा है कि हम एक बुरी चीज़ को फॉलो कर रहे थे, एक बुरे ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, that give an edge to the production of dangerous weapons and try to be superior to others. मीन्स जिससे आप एक बुरे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, जिससे आप एज दे रहे हो, आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप एडवांटेज दे रहे हो ऐसे डेंजरस कल्चर को जो आपके यहाँ पर आकर बैठ जाएगा और वो सुपीरियर माना जाएगा किसी भी कल्चर से। तो कह रहे कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफन टाई विच ईच अदर इन कीपिंग देमसेल्व्स अहेड ऑफ अदर्स इन दिस मैड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। अब तुम सबको बताएं कि सारे देश यही कोशिश करते हैं कि उनकी इकोनॉमी बेटर हो, इसके लिए उन्हें किसी भी कंट्री के साथ हाथ मिलाना पड़े, जहाँ से उन्हें फ़ायदा मिल रहा है वो करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो कंट्रीज़ है वर्ल्ड की, वो हमेशा यही इसी कोशिश में रहती है कि वो टाई अप कर ले किसी दूसरी अच्छी कंट्री के साथ और वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आगे निकल जाए और उसकी इकोनॉमी बढ़ जाए। दिस रीट्रेस ऑफन लीड्स टू कन्फ्लिक्ट। तो कह रहे हैं इसकी वजह से जो है लड़ाइयाँ होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है। If only one considers the other as the brother, the trend could be changed. तो कह रहे हैं अगर हम एक दूसरे को भाई बहन मान लें तो जो ट्रेंड है वो बदल जाएगा। जैसे आज अगर कोरोना की बात करो तो वो हम लोग बोलते हैं कि ये चाइना से आया है और चाइना ने इसको जो है प्रमोट किया है। तो यहाँ पर अगर सोचा जाए तो चाइना ने अकेले इससे मतलब वो निकल भी गए, और अब इंडिया की कंडीशन अगर ख़राब है तो इंडिया को किसी कंट्री की ज़रूरत है जो उसके साथ टाई अप करेगी और उस सिचुएशन को इम्प्रूव कराने में हेल्प करेगी, चाहे वो वैक्सीनेशन अवेलेबल कराना हो या कुछ भी हो। तो वही बोल रहे हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को गिराने में भी लगी रहती है और वहीं एक ऐसी कंट्री जिसकी इकोनॉमी अच्छी है वो दूसरी ऐसी कंट्री के साथ टाई अप करना चाहती है जिसकी इकोनॉमी अच्छी हो ताकि उन्हें फ़ायदा हो सके। बताओ, समझ में आ गया? समझ में आ गई है थर्ड थीम? यस मैम। गर्ल्स बताएंगी, ये चुप होके बैठी हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इज अ लैंड वेयर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज प्रैक्टिस्ड। तो कह रहे हैं इंडिया में बहुत सारे डाइवर्स कल्चर के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम और सिख। तो कह रहे हैं हाउ मेनी कम्युनिटीज लिव टुगेदर इवन दो देयर आर सम प्रॉब्लम्स। तो कह रहे हैं बहुत सारी कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं चाहे कुछ प्रॉब्लम्स भी हो। दिस आइडियल सिचुएशन इन विच वन को एग्जिस्ट विद द अदर इज डिस्क्राइब्ड बाय द राम राज्य। तो कह रहे हैं ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आप अलग अलग कल्चर के साथ रहकर एग्जिस्ट कर सकते हो, को एग्जिस्ट कर सकते हो और आप शांतिपूर्वक रह सकते हो, उसको बोलते हैं राम राज्य। He gives the hand of friendliness to the visitor and expects him to come again. तो कहता है हमें, जो हम इसकी पोएम जो पढ़ रहे हैं, तो हमें ये कह रहा है कि आई एक्सपेक्ट यू टू कम अगेन। एंड पोएट एक ऑप्टिमिस्टिक जो है एक थॉट दे रहा है when he says that he enjoys every moment of good company, कि अगर कोई मेरे साथ एक अच्छी कंपनी का इंसान हो तो मैं हर मोमेंट एंजॉय करता हूँ। So he ends the poem by saying that he doesn't feel the necessity of celebrating ceremonies. तो कहता है इसलिए मुझे ये लगता है कि सेरेमनी सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपके साथ कोई अच्छा इंसान है, उसके साथ अच्छे मोमेंट्स आप स्पेंड कर सकते हो, अच्छी मेमोरीज बना सकते हो, तो वो मेरे लिए सेरेमनी के बराबर है। बताओ, क्लियर हो गई है थीम? यस मैम। अब मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें सारी पोएम क्लियर हो गई है तो सबको?